जब जब आदिवासी अंग्रेजों से तीरों से लड़े या हथियारबंद लड़ाई लड़े, वो जीत दर्ज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कलम उठाने की कोशिश करते हैं, सरकार उन्हें कुचलने की कोशिश करती है। और यही आज की तारीख में उनके साथ हो रहा है। जब भी किसी नेता को भाषण देना होता है तो अलग अलग जगह से, मैं आपको बताऊं, कॉल आते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज का रेफरेंस हमें प्रोवाइड कराइए, लेकिन जब उनसे जाकर के फुर्सत में जाके बात कीजिए तो उनका एजेंडे में कहीं पर भी ये चीज नहीं नजर आती है। उनका एजेंडा एकदम से अलग होता है। क्या जो दलित इंटेलिजेंस मिडिल क्लास है या ट्राइबल मिडिल क्लास है या बैकवर्ड मिडिल क्लास है या जो भी इंटेलिजेंसिया है, उसके विमर्श में इतिहास लेखन है क्या कि गायब है? ये जो किताब है, ये आदिवासी इतिहास की मैं कहूँ तो ये बेसिक किताब है। अच्छा। इस किताब को आजादी के कुछ ही साल बाद लिखा जाना चाहिए था, मेरी ये समझ है। किताब पर चर्चा डॉक्टर जितेंद्र मीना के साथ। यह एपिसोड गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन को समर्पित है। शिबू सोरेन साहब के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद किताब पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें आदिवासी नायकों की कथा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज ये ऐसा मौका है जब हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं तो दिसोम गुरु जो है प्रकृति में विलीन हो गए हैं। दिसोम गुरु के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आज़ादी से कुछ समय पहले की वो पैदाइश है, झारखंड में रामगढ़ करके एक जगह जहाँ की वो पैदाइश थी, और वो उस दौर के नेता हैं जिन्होंने दोनों तरीके का फेस देखा है। कॉलोनियल भी, बिल्कुल उस दौर का भी, और कॉलोनियल रूल भले ही खत्म हो गया लेकिन जो उस दौर की सामंती वैल्यूज उस इलाके में थी उसका भी उनको भी झेला। सामंतों के हमले भी झेले, उनके पिता की भी हत्या सामंतों के द्वारा ये कहानी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, जरा वो बताइए पिताजी की हत्या। देखिए पिताजी की हत्या जो है उस दौर में, क्योंकि पिताजी भी उनके जो है आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने गांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये वो माइंड सेट था जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में अंग्रेजों की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जैसे ही तमाम तरीके के सुधार कार्यक्रम चलना शुरू हुए और आदिवासियों ने असर्ट करना शुरू किया तो उसके चलते उनके ऊपर वो हमले होने शुरू हुए और उसमें उनकी हत्या कर दी गई। और बोलते हैं ना, अमेरिका में ब्लैक्स को तब नहीं मारा गया जब वो जंजीर में बंधे थे, ब्लैक्स को तब कत्लेआम हुआ जब असर्ट करना शुरू किया। बिल्कुल, यहाँ आदिवासियों के साथ में भी यही हुआ, दिसोम गुरु के पिताजी के साथ में वही हुआ। और ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी के साथ ये कारवा बंद हो गया, उनके साथ में इस तरीके के हमले हुए, कई बार उनके ऊपर जो है जानलेवा हमले हुए और उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्होंने जो आदिवासियों का जो इंटरेस्ट था, आदिवासियों के जो हक थे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ी चीज थी झारखंड मूवमेंट। जयपाल सिंह मुंडा के जाने के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये था कि आदिवासी आंदोलन को, खास करके जो सेंट्रल इंडिया में चल रहा है, उसको कौन लीड करेगा। और उस समय जो है शिबू सोरेन साहब का जो है उदय हुआ और उन्होंने पहले जो है नौजवानों की सभा बनाई, फिर पार्टी में उसका कन्वर्जन हुआ और फिर हमने देखा कि तमाम तरीके की लड़ाइयाँ उन्होंने जो है विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, सड़क पर, बिहार था पूरा, बिहार में भी, बिहार विधानसभा में भी, बिहार में सड़कों पर भी, जंगल में भी और संसद के भीतर भी उन्होंने उन सवालों को रखा जिन सवालों को कोई नहीं उठा रहा था उस दौर में। और आप देखिए, कल एक उनका मैं एक वीडियो देख रहा था जो पुरानी लगभग 90 के आसपास की क्लिप थी, जिसमें कि माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय मुलायम सिंह जी उस टेबल एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो हमें जो है कहते हैं कि कौन झारखंड प्रदेश, क्या झारखंड प्रदेश क्या मांग करते हैं। वो उसे बनांचल कहते थे और बनांचल कह करके एक तरीके से आदिवासियों की तौहीन करते थे, जैसे वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। और उन्होंने वो कहा कि बनांचल है क्या, इसका क्या हिस्ट्री है, इसका क्या संस्कृति है। भाई हमारी जो पहचान है वो झारखंड की पहचान है, झारखंडी की पहचान है, आदिवासियत की पहचान है और उसका एक लेगेसी है पूरा का पूरा। और जयपाल से पहले से है। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ने पहली बार जब साइमन कमीशन आया था तब आदिवासी समाज की मांग जो है, आदिवासी राज्य की मांग उस समय की गई थी। तो खैर ये पूरी जो लड़ाई थी उसे उन्होंने बखूबी लड़ा, झारखंड प्रदेश बना, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और प्रदेश को आगे लेकर के गए।
स्वास्थ्य की वजह से पिछली बार जो है हेमंत जी ने जिम्मेदारी संभाली और एक लंबे जो है अंतराल के बाद उनकी जब तबीयत खराब हुई तो कल वो इस दुनिया से जो है अलविदा कह गए। तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसे वो नायक हैं आदिवासी समाज के जो बिरले हैं और बहुत सदियों में आते हैं। अपने बल पे झारखंड उन्होंने लिया, अपने बल पे झारखंड लिया, अपनी ये समझिए तमाम तरीके के खतरे उठा करके उन्होंने झारखंड को लिया और यहाँ से हम उन्हें नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि पेश हमारी ओर से, अम्बेडकरनामा की ओर से गुरु जी को आदरांजलि नमन। हमारे हाथ में एक खास किताब है, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। ये किताब देख लीजिए और इसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र मीना, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीना श्यामलाल कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और ये किताब इसी साल आई है, ईवान बुक से पब्लिश हुई है और कीमत इसकी कितनी है, 249 रुपीज़। और इसमें 12 आदिवासी नायकों की कहानी है। 12 आदिवासी नायक, 8 आदिवासी समुदाय और 9 राज्य, भारत के 9 राज्य, 8 आदिवासी समुदाय और 12 आदिवासी नायक की कहानी। इसके साथ साथ भारत के आदिवासी विद्रोह की जो यात्रा है उसका भी एक विवरण यहाँ पर अंत में दिया हुआ है कि किस वर्ष में कौन सा आंदोलन हुआ। 1766 पहाड़िया विद्रोह से लेकर और कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 139 1949 और 63 के झारखंड पहाड़ी आंदोलन तक की पूरी यात्रा है। तो ये 190-95 पेज की किताब, 90 पेज की किताब है और इसमें पूरी इतिहास आदिवासी नायकों की और कब कब कौन से विद्रोह हुए और नायकों के साथ जो विद्रोह जुड़े हुए हैं उन सब की कहानी इस किताब में है। जितेंद्र से सीधे चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि इस किताब की योजना कैसे बनी और लिखने का क्या पर्पस है। स्वागत है जितेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। चलिए, मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दी, अब इस किताब के बारे में बताइए दोस्तों को। देखिए, ये जो किताब है ये आदिवासी इतिहास की मैं कहूँ तो ये बेसिक किताब है। अच्छा, इस किताब को आज़ादी के कुछ ही साल बाद लिखा जाना चाहिए था, मेरी ये समझ है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तो शुरुआती दौर में जब शुरू हुई थी और तमाम जब इतिहास लेखन का कार्य हो रहा था तभी इस काम को हो जाना चाहिए था, लेकिन 78 साल बाद होना पड़ रहा है। जी, एक बात और बता दूं कि ये कोई उपन्यास नहीं है, इतिहास परक, तथ्य परक ये किताब है और उसमें सब संदर्भ, फुटनोट्स, रेफरेंस सब दिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक इतिहास की प्रॉपर हम लोग किताबें पढ़ते हैं और हमारी जो ट्रेनिंग है उसी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। तो मैं बता रहा था कि ये किताब शुरुआती आज़ादी के कुछ ही समय बाद लिखे जाने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं लिखी गई। और नहीं लिखी गई तो जब इसकी कमी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे अपने ग्रेजुएशन के दिनों में या मास्टर्स में या रिसर्च के दौरान, और उसके बाद में भी जब हम लोग टीचिंग लाइन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जिन लोगों को कहा जाता है, पब्लिकेशन डिवीजन ने पूरी सीरीज चला रखी है। और ऐसा ही नहीं, तमाम इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी या पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थे या पब्लिक इंटेलेक्चुअल जिनको कहा जाता, जिन्होंने जो काम किया, उनकी किताबों को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें आदिवासी एकदम से गायब है। ऐसा नहीं है कि वो हाशिए पर है, हाशिए से भी बाहर है, वो पूरी परिधि में है ही नहीं। तो तब मुझे लगा कि भाई हमारा भी तो हिस्सेदारी इस देश को बनाने में है, तो जब हमारा हिस्सेदारी है तो उसको कौन लिखेगा। तो वो जो चिनुआ अचेबे का कथन है कि जब तक शेरों के खुद के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक शिकारियों की ही गाथा गाई जाती रहेंगी। तो ऐसे में हमें ये लगा कि आदिवासियों का इतिहास तो मेरे से बेहतर, एक आदिवासी से बेहतर कौन लिख सकता है। और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने ये किताब लिखी। और इस किताब को लिखने की एक और वजह थी कि वो ये था कि पब्लिक मेमोरी में एक सवाल अक्सर आदिवासियों से पूछा जाता रहा है कि तुम्हारा इस देश में क्या हिस्सा है, तुमने क्या दिया है इस देश को। और हम सब लोग उसका एक तथ्यपरक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उस सवाल का जवाब भी हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है कि देखिए हमने इस देश को बनाने में क्या क्या योगदान दिया। जैसे सारा सर्टिफिकेट उधर से ही लेना है। बिल्कुल। एक और चीज, सारा सर्टिफिकेट की बात तो एक चीज हो गई, लेकिन एक दूसरी और चीज है दादा, आदिवासी समाज के भी जो लोग हैं वो भी इस बात को भूलते जा रहे हैं कि उनके पुरखों ने क्या किया है। वो अपना क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने इतिहास को भी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। एक इंटरवेंशन करके चर्चा आगे बढ़ाते हैं
कि खास तौर से दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को शिक्षा में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से क्यों बाहर रखा गया, और अब कुछ आ भी रहे हैं तो एनएफएस भी लग रहा है। तो ये समझिए खेल इसी का है। जब तक आपके अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक आपके अपने इतिहास नहीं लिखे जाएंगे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही और मिथकीय इतिहास ही आप पढ़ेंगे। इसलिए राजनीति को समझिए। और एक सवाल और मैं कर रहा हूँ, क्या जो दलित इंटेलिजेंस मिडिल क्लास है, या ट्राइबल मिडिल क्लास है, या बैकवर्ड मिडिल क्लास है, या जो भी इंटेलिजेंसिया है, उसके विमर्श में इतिहास लेखन है क्या कि गायब है? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको लेकर के जैसे ये लोग आलतू फालतू काम समझते हैं। बाबा साहब ने जो कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जो बात कही जाती है आदिवासी समाज के संदर्भ में भी वही है। उसका फोकस अपने इतिहास लेखन की तरफ है ही नहीं, वो इतिहास की तरफ देख ही नहीं रहा है, खास करके मिडिल क्लास। वही सवाल मेरा वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा, उसका फोकस कहीं दूसरी जगह पर है। और उसका फोकस उन जगहों पर है जहां इस देश का कोट एंड कोट जो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी जहां उसको दिलाना चाहता है, जहां उसकी नज़र ले जाना चाहता है, वहीं पर उसकी नज़र है। असल जो सवाल है, उसकी पहचान से जुड़ा हुआ जो सवाल है, उसकी जो इतिहास से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जिसमें सत्ता का खेल है, बिल्कुल उसकी विरासत से जुड़ा हुआ जो सवाल है, उस सवालों पर उसका ध्यान ही नहीं है। और इसीलिए एक गैप दिखता है आदिवासी समाज के पढ़े लिखे हिस्से और वो हिस्सा जो लगातार जमीन पर है, वो संघर्ष कर रहा है। उन दोनों के बीच में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बनाना है, इतिहासकार नहीं बनाना है। बिल्कुल। तो वो देखेंगे तो जो नेता बन गए, जो आईएएस और आईपीएस बन गए, वो अलग हो गए हैं, और जो बाकी का हिस्सा है वो छूट चुका है। और अब ये ब्रिज का काम करना बेहद जरूरी था। दूसरी चीज ये है कि हमें उस चीज से कनेक्ट करना है कि हमारे पुरखों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। एक बात हम लोग कहते हैं कि इस देश की ये जो गौरवशाली विरासत है, उसकी शुरुआत तो आदिवासियों ने की थी। वही आदिवासी बस्तियां जो सिंधु घाटी में थी और नर्मदा नदी के किनारे पर बसी हुई थी, जब वहां से ये सभ्यता की शुरुआत हुई, तब फिर उसको क्लेम भी किया जाना जरूरी है। नहीं, आखिर आपको क्या लगता है कि इतिहास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन मिडिल क्लास को ही पड़ेगी? नेताजी को संसद में बोलना होगा इतिहास के बारे में, तो उनको किताब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनके एजेंडे में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी नेता को भाषण देना होता है तो अलग अलग जगह से, मैं आपको बताऊं, कॉल आते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज का रेफरेंस हमें प्रोवाइड कराइए। लेकिन जब उनसे जाकर के फुर्सत में जाके बात कीजिए तो उनका एजेंडे में कहीं पर भी ये चीज नहीं नजर आती है। उनका एजेंडा एकदम से अलग होता है। और इसीलिए हम इस बात को बखूबी समझते हैं एज ए एकेडमिशियन, एज ए हम लोग विश्वविद्यालय के हिस्सा होते हुए इस बात को जानते हैं कि इतिहास लेखन की अहमियत क्या है, और इसकी जरूरत आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा पड़ने वाली है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा तो उसे उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा, और जब वो जड़ों तक पहुंचेगा तो उसके लिए उसे किताबों की जरूरत है, तथ्यों की जरूरत होगी, उसे उस पूरी की पूरी जो यात्रा है, जो हमारे पुरखों की यात्रा, उसको पहचानने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए एक किताब लिखी भी गई है। जी नहीं, इसीलिए ये सवाल जरूरी है कि मैं कहीं दलित आदिवासी का कहीं कुछ सभा हो, सेमिनार हो, तो स्लोगन तो बहुत लगाते हैं, लेकिन इतिहास लेखन सबसे गंभीर काम है। इसमें खर्चा भी लगता है, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। होता है? देखिए, खर्चा एक चीज है, लेकिन एक और चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी, वो है आपका टाइम। वही टाइम इज मनी। टाइम जो है, आप तमाम तरीके की व्यस्तताओं के बावजूद जब पूरी अपना रिसोर्सेस, तमाम तरीके के रिसोर्सेज इसमें लगाते हो, एक तो पैसा तो एक चीज है, वो तो आदमी अरेंज भी कर ले, लेकिन जो टाइम है, जो एनर्जी इसमें लगती है, वही मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल। तो अगर आपकी नौकरी नहीं होगी तो इतिहास कैसे लिखेंगे? दाल रोटी चाहिए ना? बिल्कुल, एकदम चाहिए, ये एकदम जरूरी बात है। और इसीलिए ये काम उन मिडिल क्लास को करना चाहिए था जिन पे सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि वो इस काम को करने के सक्षम थे, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया। चलिए, उसीलिए ये चीजें देखने को मिली। जी चलिए, इस किताब में आपने तिलका मांझी से शुरू किया है और अंत किया है कालीबाई भील से, तो थोड़ा थोड़ा आप बताइए क्या क्या है इसमें। देखिए, मैंने इतिहास खास करके इस पुस्तक की जो शुरुआत की है, वो तिलका मांझी का जो पूरा का पूरा जंगल तराई का जो इलाका था, जंगल महल का जो इलाका था, भागलपुर और उसके आसपास का जो हिस्सा था,
वहां जो आदिवासी विद्रोह हुआ था वहां से इसकी शुरुआत की। और वो इसलिए उसको मार्के का माना जाता है क्योंकि अक्सर इतिहास की किताबों में कहा गया कि 1857 की जो बगावत है वो आजादी का पहला आंदोलन है। लेकिन उससे लगभग आप देखेंगे तो 70 साल पहले तिलका मांझी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसने उस पूरे इलाके से जो है वहां पर जो अंग्रेजी शासन था उसे खत्म कर दिया। और उसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जो इस देश का पहला कलेक्टर था, जिसे भागलपुर के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, उसकी हत्या भी इसी विद्रोह में हुई थी और तिलका मांझी के तीरों के चलते हुई थी। और उनको बाद में कलकत्ता की सिमेट्री में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र वहां पर मौजूद है। तो वो एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पहली बार कोई बड़ा अंग्रेज जो है मारा गया था आदिवासियों के हाथे या किसी भी भारतीयों की तरफ से। तो वो जो दर्जा मंगल पांडे को इतिहासकारों ने बेईमानी से दिया, वो दर्जा मिलना चाहिए था तिलका मांझी को, लेकिन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो आदिवासी है। और एकदम लास्ट में जब हम लोग कालीबाई भील का जिक्र करते हैं तो कालीबाई भील एक बच्ची है 13 साल की, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिसकी की रिकॉग्निशन उस समय पर राजस्थान की एक रियासत थी डूंगरपुर रियासत। और उस डूंगरपुर रियासत ने एक फरमान निकाला था कि कोई भी जो बच्चा है आदिवासी इलाकों में है वो अगर कहीं पढ़ेगा तो उन्हीं जगहों पर पढ़ेगा जहां डूंगरपुर रियासत के स्कूल होंगे। कोई प्राइवेट पाठशाला नहीं चला सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल चला करके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। ये पाठशाला उस समय आज़ादी के आंदोलन के कुछ नायक थे जो लोकल लीडर्स थे, सेंगाभाई रौत थे, नाना भाई खाट थे, उन्होंने एक पाठशाला अपने घर में चला रखी थी। उस पाठशाला को बंद करने के लिए डूंगरपुर के महारावल ने आदेश दिया कि उसे बंद किया जाए और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। और जब उसे पुलिस घसीटते हुए नाना भाई खाट और सेंगाभाई रौत को बुरी तरीके से मारा गया और सेंगाभाई रौत को घसीटते हुए जब पुलिस लेकर के जा रही थी गांव से, तो एक तरीके से वो प्रदर्शन था अपनी ताकत का डूंगरपुर रियासत की तरफ से कि अगर उनके खिलाफ में जाओगे तो ये आपके साथ होगा। और उस समय उसी स्कूल की ये बालिका है कालीबाई भील, जिसने आकर के उस पुलिस को चुनौती दी और अपने शिक्षक को बचाते हुए गोली से शहीद हुई। और उनके साथ साथ लगभग 6 महिलाएं और भी हैं जो अपने शिक्षक को बचाते हुए शहीद हुई हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी, जहां एक तरफ तिलका मांझी तीर से लड़ रहे हैं, कालीबाई भील अपने स्कूल और अपने शिक्षक को बचाने के लिए लड़ रही है। तो जो हम एक नारा देते हैं कि तीर को कलम होने दो, वो एक पूरा का पूरा जो रास्ता है जो बाबा साहब भी लेकर के जाते हैं, वो पूरा का पूरा जर्नी हम लोग देखते हैं 150-200 सालों में। और उस जर्नी में एक चीज पता चली कि जब जब आदिवासी अंग्रेजों से तीरों से लड़े या हथियारबंद लड़ाई लड़े, वो जीत दर्ज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कलम उठाने की कोशिश करते हैं सरकार उन्हें कुचलने की कोशिश करती है। और यही आज की तारीख में उनके साथ हो रहा है। जब जब वो स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो कोई झालावाड़ जैसा वाकया उनके साथ हो जाता है, जहां सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है और 6 बच्चे जो है उसमें दब के मर जाते हैं, 20 बच्चे घायल हो जाते हैं। 90% से ज्यादा बच्चे भील समाज के हैं। वहां पर 2 बच्चे दलित तबके से आते हैं, 1 बच्चा ओबीसी समाज का है। पूरे स्कूल का रेशियो देख लीजिए, ST, SC, OBC, कोई जनरल बच्चा वहां पर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो चेंज है, उस चेंज को भी ये कहानी बताती है। साथ ही साथ इसमें 2-3 बातें हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा। आज की तारीख में लगातार एक सवाल आदिवासियों से कहा जाता है, और ख़ास करके ट्राइबल एरियाज़ में, कि आप इस पर्टिकुलर ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, आप अतिक्रमणकारी हैं, इंक्रोचमेंट कर रखा है आपने सरकारी ज़मीन का। ये जो इंक्रोचमेंट की पॉलिटिक्स है, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर में शुरू हुई कि कैसे आदिवासियों की ज़मीनों को छीना गया और गैर आदिवासियों को दिया गया, चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, जो है महाजन हो, या कोई और व्यक्ति हो। दूसरी चीज, कैसे जंगल छीना गया और जंगल को छीन करके कैसे राज्य की संपत्ति में तब्दील किया गया। आज की तारीख में हम ये जो कहते हैं आरक्षित वन, सुरक्षित वन, चरागाह, ये जो विभाजन भी किया गया, वो भी चीज हम लोगों को उस दौर में देखने को स्टेट द्वारा ही किया, स्टेट द्वारा। तो वो कहानी को भी मैंने लेकर के उसमें सामने आया। और एक और लास्ट पॉइंट जिसको हम कहना बहुत जरूरी है कि
1871 में जाकर के आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बना दिया गया। एक होता था अपराध और वो एक अपराधी, लेकिन पूरी कम्युनिटी को अपराधी बना देने का ये जो पूरा का पूरा माइंडसेट था, इस माइंडसेट की जो जड़ थी उसको भी हमने पकड़ा कि इसकी जेनेसिस कहाँ है और ये कैसे शुरू हुआ कि पूरे समाज को अपराधी बना दिया गया। आप देखेंगे तो 1949 में जब आज़ादी के बाद आयंगर कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट की तरफ से जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की उसमें कहा गया था कि इस देश की जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें 127 कम्युनिटीज थी जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाला गया। भील थी, मीणा थी और भी कई सारी कम्युनिटीज थी, तो उनको डाला गया। 44 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो मद्रास इस विधानसभा की तरफ से जो जो कॉलोनियल ईरा में विधानसभा, उन्होंने मद्रास में 44 कम्युनिटीज को इस तरीके से लिस्ट में डाला गया क्रिमिनल ट्राइब की सूची में। इसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी डाला गया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लगभग 250 से ज़्यादा कम्युनिटीज इस देश में ऐसी थी जो इस एक्ट के दायरे में थी, और उनमें ये था कि जितने भी वयस्क नौजवान होते थे उन्हें थाने में के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उन्हें जाकर के रेगुलर अटेंडेंस देनी होती थी। गांव से बाहर जाने पे भी पुलिस को सूचना देनी होगी। गांव में कोई अगर बाहर का व्यक्ति आएगा तो भी पुलिस को सूचना देनी होगी। और गजब ये था कि अगर उस गांव में कोई अपराध हो गया तो ये अपराध पुलिस पहले तय कर देती थी कि इस व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो पहले से अपराधी सूची में उसका नाम दर्ज था। तो उस पूरी जर्नी को मैंने जो है ट्रेस कर। चलिए, इसमें 12 नायक है ना जी। तिलका नाम पढ़ देता हूँ, सबके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो किताब आप खरीद के पढ़ेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि किताब पढ़ें, अपने इतिहास को जानें। तिलका मांझी, यू तिरोध सिंह, गोकुल मीना और भुवना मीना, शंकर शाह मंडावी, रघुनाथ शाह मंडावी, बाबूराव पुलेश्वर, शेडमाके, टांटिया व्हील पर हम एपिसोड कर चुके हैं कुशवाहा साहब के साथ, रानी रोई पुलियानी, बिरसा मुंडा, गुंडाधुर, कोमरम भीम, जयपाल सिंह मुंडा, कालीबाई भील। जयपाल सिंह मुंडा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे और हॉकी के बड़े प्लेयर थे, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रहे हुए थे। तो चलते चलते थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो दूसरे भारतीय थे। ज़्यादातर जो लोग इंग्लैंड जा रहे थे ज़्यादातर कैम्ब्रिज में जाते थे। पहले जो हैं वो थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो सर सैयद अहमद खान है, उनके बेटे हैं। पहला टाइम पीरियड क्या है? ये जयपाल सिंह मुंडा जी जो हैं 1918 में गए हैं वहाँ, तो उनसे जस्ट पहले वो गए हैं। तो एक और करेक्शन कर देता हूँ जी, उस हिसाब से पहले भारतीय काशी प्रसाद जायसवाल है जी, बिल्कुल एकदम हो सकता है। 1906 से 10 में वहाँ पे थे। अच्छा। और लॉ पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे थे। अरे वाह, तो ये वो मैंने पीएचडी किस लिए में जानता। नहीं बिल्कुल एकदम आपका करेक्शन एकदम 1904 से आप गूगल कर लीजिएगा, 1906 से 1910। तो जयपाल जी वहाँ 1918 से लेकर के 1929 तक रहते हैं, लगभग 11 साल वहाँ पर हैं। और वहीं पर उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स वहीं से किया इकोनॉमिक्स में। देन हम लोग देखते हैं कि वो आईसीएस की परीक्षा भी देते हैं, पास भी करते हैं और जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रोबेशन में ही वो छोड़ देते हैं। उसी समय 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुए थे उसमें हॉकी टीम की कैप्टेंसी इन्होंने की थी। और उसके बाद में हॉकी टीम के बाद वो अलग अलग जो है फील्ड्स में जाते हैं, कई जगह वो प्रिंसिपल्स रहे, बीकानेर स्टेट के फॉरेन जो है सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद केन्या चले गए अफ्रीका के भीतर, वहाँ एक कॉलेज में उन्होंने कुछ समय तक पढ़ाया और अलग अलग जगहों पर अलग अलग असाइनमेंट में रहे। फिर बाद में आज़ादी के संविधान सभा के सदस्य थे। आज़ादी के बाद झारखंड पार्टी उन्होंने बनाई और बिहार की एक बड़ी पार्टी के रूप में, खास करके अपोजिशन की पार्टी के रूप में आज़ादी के बाद में वो पार्टी जो है इस्टेब्लिश हुई। लगभग उनके शुरुआती 1952 के चुनाव में लगभग 31 विधायक उनके पास थे और 4 सांसद थे, 5 सांसद थे। और उसके बाद इसी तरीके से झारखंड मूवमेंट उन्हीं की देन है, जहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें शुरू होती है। तो वो एक चीज़, और एक और चीज़ 1959 में उन्हें अमेरिका के जो रेड इंडियंस में जो कबीले थे, उन्होंने एक दिन के लिए उन्हें चिक्सा नेशन जो उनका का एक खिताब उनको दिया गया था। मतलब एक तरीके से उसका मतलब था आदिवासी सरदार, आदिवासी लीडर के तौर पर। और उस कबीले ने उन्हें एक दिन के लिए खिताब उन्हें अता किया था कि आप हमारे जो है नेतृत्व करता है, हमारे लीडर हैं।
सो वो तमाम तरीके की चीज़ें उनके बारे में हम लोग अगर जानेंगे विस्तार से तो इस किताब में आपको मिलेगी। तो इसी तरीके की चीज़ें बहुत सारी जो इतिहास से जुड़ी सारा हैं कुछ वो नहीं पूछूंगा, लोग किताब पढ़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा अम्बेडकरनामा विशेष। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। अमेजन पे किताब अवेलेबल है, आप चाहें तो। राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, ये किताब है। मैं किताब का कवर जो है ना थंबनेल पे लगा दूंगा, आप उसको देखिए, पढ़िए और समझिए। शुक्रिया।